कभी सोचा है हमारे फोन में जो यूनिकॉर्न ऐप्स हैं या फिर जिन शानदार हाईवे पर हम फर्राटे से गाड़ी चलाते हैं, आखिर ये सब बनाता कौन है? ये हमारे जाने पहचाने पारंपरिक बैंक तो नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक छिपी हुई फाइनेंशियल मशीनरी काम करती है और आज हम इसी के सारे राज खोलने वाले हैं। यही यही वो सवाल है जो आज हमारी पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, हम सब बैंकों के बारे में जानते हैं, स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानते हैं, ये तो अर्थव्यवस्था के वो चेहरे हैं जो सबको दिखते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी, एक समानांतर फाइनेंशियल दुनिया काम कर रही है जो असली इनोवेशन और ग्रोथ को ताकत देती है। बात यह है कि पारंपरिक फाइनेंस यानी जो रेगुलर बैंक्स हैं, वो हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बने ही नहीं हैं। उनको चाहिए गारंटी, कोई ठोस संपत्ति या कह लीजिए कोलैटरल। अब एक नए नवेले आइडिया के पास या किसी विशालकाय बांध के प्रोजेक्ट के पास ये सब कहाँ से आएगा? बस यहीं पर एंट्री होती है ऑल्टरनेट फाइनेंस की। तो हमारी आज की पड़ताल इन हिस्सों में बटी है। हम एक आइडिया की पहली चिंगारी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उसे बढ़ाने वाले इंजन कौन है, उसके बाद विशालकाय निर्माण परियोजनाओं तक पहुंचेंगे और आखिर में एक फाइनल नतीजा निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटे से आइडिया से ही तो शुरू होता है, लेकिन उस आइडिया को सिर्फ ख्यालों से निकालकर हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए चाहिए होती है शुरुआती पूंजी। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो सबसे पहला पैसा अक्सर फाउंडर्स की अपनी जेब से आता है। इसे कहते हैं ओनर्स फंड, या कह लीजिए मालिक की अपनी पूंजी। असल में यही वो नींव का पत्थर है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है, और ये दिखाता है कि मालिक को खुद अपने आइडिया पर कितना ज्यादा भरोसा है। अच्छा, जब फाउंडर्स का अपना पैसा खत्म होने लगता है, तब वो अपनी कंपनी के मालिकाना हक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इन्हीं टुकड़ों को शेयर कहा जाता है। इन शेयरों को बेचकर जो पैसा मिलता है ना, वो परमानेंट होता है। मतलब इसे वापस नहीं चुकाना पड़ता जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। सीधी सी बात है, ये कंपनी में हिस्सेदारी के बदले मिला पैसा है। और फिर सीन में आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये वो अमीर लोग होते हैं जो सिर्फ एक आइडिया की चमक देखकर उस पर दांव लगाने को तैयार हो जाते हैं। ये बड़ी बड़ी फर्म्स या वीसी के आले से बहुत पहले बिल्कुल शुरुआती दौर में पैसा लगाते हैं और बदले में लेते हैं कंपनी में इक्विटी यानी हिस्सेदारी। तो एक बार जब आइडिया में दम दिखने लगता है और वो साबित कर देता है कि वो चल सकता है, तो उसे तेजी से बढ़ने के लिए चाहिए होता है भारी भरकम ईंधन। अब मैदान में उतरते हैं वो बड़े खिलाड़ी जो स्टार्टअप्स को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने वाले रॉकेट बूस्टर लगाते हैं। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी। वेंचर कैपिटल, या जिसे हम वीसी कहते हैं, ये उन इनोवेटिव कंपनियों के लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रॉकेट फ्यूल है जिनसे पारंपरिक बैंक कोसों दूर भागते हैं। वीसी फर्म्स उन स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं जिनमें पूरे के पूरे बाजार को हिला देने की ताकत होती है। उन्हें पता होता है कि उनके 10 में से 9 दाव शायद फेल हो जाएंगे, लेकिन वो एक कामयाब दाव सारे नुकसान की भरपाई कर देगा और मुनाफा भी देगा। और हाँ, ये कोई एक बार का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वीसी फंडिंग कई स्टेज में होती है। सबसे पहले सीड कैपिटल, जो सिर्फ ये साबित करने के लिए है कि हाँ भाई आइडिया काम करता है। फिर आती हैं सीरीज ए, बी और सी। ये सब अलग अलग रॉकेट बूस्टर की तरह हैं जो कंपनी के बढ़ने के साथ साथ उसे फैलाने, बाजार में उसकी पकड़ बनाने और उसे और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए लगाए जाते हैं। कई बार वीसी और प्राइवेट इक्विटी यानी पीई को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इनका खेल बिल्कुल अलग है। वीसी नए अनटेस्टेड आइडियाज पर जुआ खेलते हैं, जबकि पीई फर्म्स का फोकस होता है पहले से जमी जमाई मैच्योर कंपनियों को खरीदकर उनकी कमियों को दूर करना और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वीसी क्या करते हैं? वो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे राउंड्स में पैसा लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीई फर्म्स वो अरबों डॉलर की बड़ी बड़ी डील्स करती हैं जिन्हें बायआउट कहते हैं। मतलब कंपनी का पूरा कंट्रोल ही खरीद लेना। उनका एक ही लक्ष्य होता है, कंपनी के ऑपरेशन को सुधार कर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना। तो एक तरह से एक बाजार बनाता है तो दूसरा उसे और बेहतर बनाता है। अच्छा, स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों से आगे बढ़कर अब हम उन प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं जो इतने विशाल, इतने बड़े होते हैं कि कोई एक कंपनी या एक निवेशक उन्हें अकेले फंड करने की सोच भी नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लेवल की, मतलब हाईवे, एयरपोर्ट्स जैसे बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर की। इस लेवल पर उधार ली गई धनराशि यानी कि डेट या ऋण एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। इक्विटी से अलग यहाँ कंपनी का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। ये बस एक उधार है जिसे ब्याज के साथ वापस चुकाना पड़ता है। और क्योंकि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कैश फ्लो का अंदाजा लगाना आसान होता है, जैसे टोल रोड से कितना पैसा आएगा, इसलिए ऋण एक बहुत ही स्थिर और शक्तिशाली फाइनेंसिंग टूल बन जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई प्रोजेक्ट सरकार के लिए भी बहुत बड़ा हो जाए? इसका जवाब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पीपीपी। ये सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक तरह का समझौता है जिसमें देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पैसे और उनकी एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया जाता है। पीपीपी का एक बहुत ही कॉमन मॉडल है बीओटी मॉडल, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर। यानी एक प्राइवेट कंपनी कोई पब्लिक सुविधा बनाती है, फिर कुछ सालों तक उसे चलाकर टोल जैसे चार्ज के जरिए अपना पैसा वसूलती है और आखिर में उस संपत्ति को सरकार को सौंप देती है।
अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक बेहद असरदार तरीका है। तो हमने एक आइडिया को मिले पहले डॉलर से लेकर एक मल्टी बिलियन डॉलर के हाईवे तक पैसे के पूरे सफर को देखा। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। मालिक की अपनी बचत से लेकर एंजल इन्वेस्टर के भरोसे तक, वेंचर कैपिटल के रॉकेट फ्यूल से लेकर प्राइवेट इक्विटी की एफिशिएंसी तक और फिर पीपीपी की विशाल साझेदारी तक, ये सब उस छिपी हुई फाइनेंशियल मशीनरी के ही अलग अलग पुर्जे हैं। यही वो सिस्टम है जो जोखिम उठाता है और उन बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलता है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल है जिसके साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। क्या वेंचर कैपिटलिस्ट वाकई इनोवेशन के इंजन हैं या फिर वो सिर्फ बाजार में ऐसे बुलबुले बना रहे हैं जो कभी भी फूट सकते हैं? इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है? सोचिएगा जरूर।